मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और बी, और इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक रे है हमारे पास। मान लेते हैं कि हमारी रे शुरू होती है पॉइंट ए से और बी से गुजरते हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ए हमारे इस रे का वर्टेक्स होगा और इस रे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है रे ए बी को। इसी तरीके से हमारे पास एक और रे है मान लेते हैं, और उस रे का नाम है रे ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉइंट है सी, और पॉइंट ए से शुरू होती हुई और सी से गुजरती हुई एक और रे है हमारे पास इस तरीके से, और इसका नाम है रे ए सी। तो यहाँ पर ए बी और ए सी इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। तो जब भी दो रेज एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, और आप शायद पहले भी एंगल के बारे में सुन चुके होंगे। एंगल दरअसल लैटिन है कॉर्नर के लिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ए पे हमें एक कॉर्नर सा मिल रहा है, और हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे उस एंगल का वर्टेक्स भी ए होगा। यानी कि ये जो ए है ये ना सिर्फ हमारी रे ए और बी का वर्टेक्स है, ये हमारे एंगल का भी वर्टेक्स है। ए इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम इस एंगल को नाम कैसे देंगे, यहाँ पर इस एंगल को स्पेसिफाई कैसे किया जाए। तो एक तरीका आपके मन में ये आ सकता है कि हमारा ये एंगल वर्टेक्स ए पे बन रहा है तो इसे एंगल ए नाम दे दें। लेकिन हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसे एंगल ए बुलाना थोड़ा सा क्यों गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि कोई इसे कहाँ से देख रहा है। तो इस एंगल को नाम देने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल है एंगल का। ये थोड़ा सा लेस दैन जैसे सिंबल की तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका बेस है ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर इस एंगल को मैं बुला सकती हूँ BAC। यहाँ पर मैंने शुरुआत करी इस पॉइंट से, हम आए अपने इस वर्टेक्स पे और फिर यहाँ से पॉइंट C पे। तो या तो हम इसे एंगल BAC बुला सकते हैं, या फिर हम यहाँ C से शुरू करके इसे एंगल CAB बुला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों ही केसेस में हमारा जो वर्टेक्स A है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है इन दोनों रेस के बीच में ये स्पेसिफाई कर रही है हमारे इस एंगल BAC या फिर एंगल CAB को। तो चलिए अब सोचते हैं इस बारे में कि आखिर इस एंगल को एंगल ए नाम देना क्यों ठीक नहीं होता। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर एक फिगर और बना लेती हूँ। और अक्सर जब आप एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे एंगल्स लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट से भी बनते हैं। और आप सोचेंगे कि जो हमारी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन थी एक एंगल की वो तो रेस से मिलकर बनती है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम चाहें तो लाइन सेगमेंट्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक डायरेक्शन में और उन्हें हम रेस भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए हमारे उन लाइन सेगमेंट से बने हुए एंगल से। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट को चलिए लेबल दे देते हैं DE, क्योंकि यहाँ पर ABC तो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं DE, और मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को एक दूसरी लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती है कुछ इस तरीके से, और इस लाइन सेगमेंट को चलिए नाम दे देते हैं FG। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन सेगमेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को काट रही हैं, चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट H। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये वाला एंगल जो है इसका क्या नाम होना चाहिए, और अगर आप इसका नाम बोलते हैं एंगल H जो कि हमारे इस एंगल का वर्टेक्स है, तो एंगल H तो दरअसल ये एंगल भी हो सकता है। अगर हम ये वाला एंगल ले लें तो ये भी तो एंगल H होना चाहिए, इसका भी तो वर्टेक्स H है। या फिर ये वाला एंगल भी एंगल H हो सकता है और ये वाला एंगल भी H हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर वर्टेक्स का नाम अपने एंगल का नाम रख दिया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि हम दरअसल किस एंगल की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 3 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एंगल का नाम देने के लिए। तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस एंगल का नाम क्या
होना चाहिए, तो इस एंगल को मैं इन 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके नाम दूंगी। हम कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल, ये या तो एंगल EHG होना चाहिए या फिर हम इसे GHE, यहाँ पर हम दोनों तरीकों से इसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर ये तीनों लेटर्स मिलके हमें एग्जैक्टली बता रहे हैं कि हम अपने इस वाले एंगल की ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वर्टेक्स है H, और आप अगर चाहें तो पॉइंट E को कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं और पॉइंट G को भी इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारी रेज हो जाती हैं और इसीलिए हमारी एंगल की डेफिनेशन से ये बिल्कुल ही कंसिस्टेंट हैं। इसी तरीके से अगर बात हो रही हो इस एंगल की और कोई आपसे पूछे कि हमारा ये एंगल, इसका नाम क्या होना चाहिए, तो आप इसे नाम दे सकते हैं एंगल FHE, या फिर आप इसे बुला सकते हैं एंगल EHF। और इस तरह से हमें प्रिसाइजली पता चल रहा है कि हम यहाँ पर किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई इस एंगल के बारे में पूछता है तो आप इस एंगल का नाम FHD या फिर एंगल DHF बोल सकते हैं। और अगर बात की जाए इस एंगल की तो आप इसे DHG या फिर GHD बोल सकते हैं, जो कि हमें मिलता है इन दोनों लाइन सेगमेंट से। तो ये बात तो हो गई एंगल्स को नाम देने की। एक बात जो आपके मन में आ सकती है वो ये है कि कुछ एंगल्स मुझे यहाँ पर कम खुले हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ एंगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस तरीके से एंगल्स को मेजर किया जाता है कि वो कितने खुले या फिर कितने बंद हैं? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ अंदाज़ा हो पहले से इस बारे में। लेकिन चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं इस तरीके से। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस लाइन को मैं थोड़ा सा सीधा बनाती हूँ और ठीक है। तो ये मेरी लाइन सेगमेंट है AB और ये वाली मेरी लाइन सेगमेंट है लाइन सेगमेंट BC। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पॉइंट B पे मिल रही हैं और B इस एंगल का वर्टेक्स है। और अगर आप चाहें तो लाइन सेगमेंट्स की जगह इन्हें रेज बना सकते हैं। आप चाहें तो इस साइड को एक्सटेंड कर दें और इस साइड को एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पर ये रेज हो गई AB और BC और ये हमारी रेज का वर्टेक्स हो गया। तो ये हमारा एक एंगल है और इस एंगल को हम नाम दे सकते हैं एंगल ABC, या फिर इसे हम एंगल CBA भी बुला सकते हैं। इसी तरीके से चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक दूसरा एंगल है कुछ इस तरीके से, और इस एंगल के जो एंड पॉइंट्स हैं इसका नाम है, मान लेते हैं ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q, ये है पॉइंट R। और आप चाहें तो यहाँ पर भी इन्हें रेज बना सकते हैं। आप यहाँ पर इस पॉइंट से इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और आप इसे इस पॉइंट से एक्सटेंड कर सकते हैं और Q हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला एंगल ये ज़्यादा खुला हुआ है। दिस एंगल इज मोर ओपन। एंगल PQR ये ज़्यादा खुला हुआ है यहाँ पर एंगल ABC के रिलेटिव। यहाँ पर अगर हम एंगल ABC को देखें, अपने इस एंगल की बात करें, तो ये ज़्यादा बंद है। यहाँ पर एंगल ABC इज मोर क्लोज्ड देन एंगल PQR। तो यहाँ पर बिना इन एंगल्स को मेजर किए ही शायद हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल PQR ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एंगल ABC के मेजरमेंट से। यहाँ पर एंगल ABC हमें छोटा दिखाई दे रहा है और ये बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये तरीका बिल्कुल सही भी है। हम इसी तरीके से एंगल्स को मेजर करते हैं कि जिन रेज से मिलकर वो एंगल्स बने हुए हैं उनके बीच की ओपनिंग कितनी खुली या फिर कितनी बंद है। तो अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो मैं अपने इस एंगल को मैं उठा लेती हूँ और इसको इस वाले एंगल पे इम्पोज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ये दोनों वर्टेक्स को एक दूसरे के अगर ऊपर रख दूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये PQR ये ज़्यादा बड़ा है हमारे इस एंगल ABC से। और यही तरीका है हमारे एंगल्स को मेजर करने का भी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।